नमस्कार, मैं कमल शर्मा आप सभी का निम्बस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम जो एचएस प्रीलिम्स हमारा 1 अक्टूबर को हुआ है उसके इकोनॉमी वाले सेक्शन पे जो है वो डिटेल डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं कि इकोनॉमी के कितने सवाल आए थे, उन सवालों में क्या था और उनके जो है वो पॉसिबल आंसर जो थे वो क्या थे विद एक्सप्लेनेशन। हम यहां से आपको बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का भी प्रयास करेंगे ताकि अगर उनसे रिलेटेड कोई सवाल आपके आने वाले प्रीलिम्स में आते हैं तो उन सवालों को भी जो है वो आप टैकल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो इकोनॉमी की जो स्पेसिफिकली जो इस बार सेक्शन था वो रिलेटिवली जो है वो टफर साइड पे इस बार जो है इकोनॉमी का सेक्शन था। इस बार जो है हमें इकोनॉमी के जो है वो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है वो नहीं देखने को मिले थे। मेरे कहने का मतलब है कि कोई बहुत ज्यादा स्टैटिक वाला पोर्शन जो इस बार नहीं आया था। जितने भी सवाल थे वो कुछ एप्लीकेशन बेस पे थे, कुछ फैक्चुअल डेटा पे जो है वो बेस थे, कुछ बुक्स एंड ऑथर से भी जो है वो रिलेटेड थे। इस वजह से इस बार का इकोनॉमी वाला सेक्शन जो था वो रिलेटिवली टफर जो है वो माना गया था। हालांकि वो टफर होने के बावजूद उसके जो सवाल थे वो हमें बहुत ज्यादा जो है वो देखने को नहीं मिले थे। अगर हम अगर हम बिल्कुल टेक्निकली देखें तो सिर्फ 6 सवाल जो है हमें इकोनॉमी वाले सेक्शन से देखने को इस बार मिले। लेकिन वो 6 सवाल क्या थे, उनके जवाब हमारे पास क्या है, उसके लिए जो डिटेल डिस्कशन लेके जो है मैं आपके सामने आया हूं। जैसा कि आप पहली स्लाइड पे देख भी रहे हैं कि हमने क्या लिखा है इस पे, हम जो है वो सेक्शन वाइज एनालिसिस जो है निम्बस एकेडमी आपके पास लेके आ रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस सेशन में वो इकोनॉमी के जो क्वेश्चन है उन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो है रिसेंटली जो प्रीलिम्स हुआ है जो 1 अक्टूबर 2023 यानी पिछले संडे को जो एग्जाम हुआ है उसकी इकोनॉमी वाले सेक्शन पे जो है हम फोकस जो है वो करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है बढ़ते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ और पहले सवाल जो हमें आपकी स्क्रीन पे अब हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम इस सवाल के बारे में बात करें तो ये जो सवाल हमारे पास था उसमें हमारे पास जो है वो 2 लिस्ट जो है वो दी गई थी और 2 लिस्ट में जो है हमें जो है कुछ बुक्स के जो है वो नाम जो है वो दिए गए थे। बुक्स के नाम दिए गए थे और हमें जो है वो ऑप्शन को जो है वो मैच जो है इन सवालों में करना था कि जो ये बुक्स के नाम दिए गए हैं और उनके सामने जो ऑथर लिखे गए हैं क्या उन्हीं ऑथर ने वो बुक लिखी है या नहीं लिखी है। हालांकि इतनी बुक्स होती हैं आपको उनको रिमेंबर करना मुश्किल होता है, लेकिन तब भी आप बहुत सारी चीजें जो है वो इनसे जो है वो क्या लगा सकते थे, एक अनुमान जो है वो लगा सकते थे कि इन तरीके के सवालों का जवाब जो है वह कैसे दिया जाता है। अमर्त्य सेन जो है एक काफी बड़े जो है वो इकोनॉमिस्ट है, फॉर्मर काफी बड़े एक इकोनॉमिस्ट जो है हमारे पास रह चुके हैं। अब ये जो इकोनॉमिस्ट रहे हैं इनका जो रोल है, जो यूएनडीपी की हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो आती है, जो महबूब उल हक ने जो है वो जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने जो है वो डेवलप की थी, उनकी जो है वो काफी ज्यादा सहायता जो है अमर्त्य सेन ने की थी। काफी ज्यादा जो है इन्होंने बुक्स भी लिखी है, पॉवर्टी की इन्होंने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। तो मतलब अगर ये बुक लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे जो पुअर, क्योंकि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है वो जनरली जो है वो ग्रोथ को या डेवलपमेंट को मेजर करने का एक अलग तरीका जो है वो बताता है। यानी जो अमर्त्य सेन का जो पॉपुलर रोल रहा है वो ओवरऑल डेवलपमेंट को प्रमोट करने पे जो है वो रहा है कि कैसे जो है जो पूरेस्ट सेक्शन है हमारे इस सोसाइटी का, इकोनॉमी का जो पूरेस्ट सेक्शन है उसको कैसे जो है उठाया जा सके, उस आंकलन को किस तरीके से बेहतर किया जा सके, उन पे जो इनका बहुत ज्यादा फोकस था। यानी जो डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, यानी ऐसी डेवलपमेंट जो लोगों को क्या दे, फ्रीडम दे। डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम यानी ऐसी डेवलपमेंट जो लोगों को जो है अपने मर्जी से उन्हें काम करने के लिए जो है वो प्रमोट करे, वो अपने तरीके से जो है वो चीजों को आगे बढ़ सके, वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम बुक जो है वो बिल्कुल सही एक जो ऑप्शन था वो अमर्त्य सेन ही दी है। मैंने अभी आपको बताया कि काफी ज्यादा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन्होंने काम किया है और उसी ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है ये डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम जो उनकी किताब आई थी कि कौन सी डेवलपमेंट जो है वो देश के लोगों को फ्रीडम जो है वो देती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से आप जो ये थोड़ा अनुमान लगा सकते थे कि जो डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम बुक है वो अमर्त्य सेन ने जो है वो लिखी हुई। अगर हम बात करें रघुराम राजन की तो ये जो है वो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है जिन्होंने काफी ज्यादा जो है बुक्स जो है वो भारत के जो है वो इकोनॉमी पे लिखी है। जैसे एक बुक उनकी ये है कि फॉल्ट लाइंस हाउ हिडन फ्रैक्चर्स स्टिल थ्रेटन द वर्ल्ड इकोनॉमी। उन्होंने लिखी है कि जो फॉल्ट लाइंस क्या है, जो कुछ हिडन फ्रैक्चर्स है वर्ल्ड इकोनॉमी में अभी भी जो है वो किस तरीके से जो है हमारे पास वर्ल्ड इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं, इंडेंजर में जो है वो कर रहे हैं। ये बुक भी जो है हमारे पास रघुराम राजन ने लिखी थी और इन्होंने इस तरीके से काफी ज्यादा बुक्स जो है वो किस पे लिखी है कि कैसे जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या थ्रेट लाइंस है, वर्ल्ड इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए क्या क्या चीजें होनी है, इस तरीके से जो है इन्होंने काफी अधिक बुक्स जो है वो लिखी थी। अगर हम बात करें इंडिया द एमर्जिंग जायंट की बात, तो ये जो बुक है वो अरविंद पनगरिया ने जो है वो लिखी है। अरविंद पनगरिया जो है एक
हमारे पास काफी एक बड़े इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने जो है ये एक बुक लिखी है जो हमारे पास बताती है कि इंडिया जो है किस तरीके से एक इमर्जिंग जायंट के रूप में उभर रहा है, कैसे जो है उसकी ग्रोथ स्टोरी जो है परफॉर्म कर रही है। तो जो पहले दो ऑप्शन थे वो बिल्कुल सही ऑप्शन थे, यानी अमर्त्य सेन डेवलपमेंट वाली स्टोरी से रिलेटेड है, रघुराम राजन जो थे वो फॉल्ट लाइंस क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में काफी ज्यादा वो बातचीत करते रहते हैं। हालांकि जो तीसरा ऑप्शन था उसका जो ये ऑप्शन था वो गलत था, यानी इन ऑप्शन में कोई भी नहीं था, बिकॉज जो इंडिया द इमर्जिंग जायंट जो बुक लिखी गई है वो अरविंद पनगारिया के द्वारा लिखी गई है। वैसे अगर हम बात करें सी रंगाराजन की, ये भी जो है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। इनकी जो है काफी ज्यादा बुक्स जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी, उसका इकोनॉमिक पॉलिसी पे क्या असर पड़ता है, काफी ज्यादा जो बुक्स है इन्होंने वो किससे रिलेटेड लिखी है, मॉनेटरी पॉलिसी या बैंकिंग से रिलेटेड जो है वो काफी ज्यादा जो है बुक्स इन्होंने लिखी है। ठीक है, जो हमारे पास सी रंगाराजन है वो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं और उन्होंने काफी ज्यादा बुक्स जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, बैंकिंग सेक्टर में लिखी है। हालांकि जो ये बुक है द मेकिंग ऑफ इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी एंड नेशनलिज्म, ये बुक जो है उन्होंने नहीं लिखी है, यानी सी रंगाराजन की जो बुक्स है वो मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग से रिलेटेड है, कोई नेशनलिज्म से रिलेटेड जो है उनकी बुक नहीं आई है। इस वजह से जो लास्ट वाला ऑप्शन था वो भी हमारे पास गलत जो है वो बैठता है, यानी जिसमें भी हमारे पास पहला और दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट जो बैठ रहा था वो हमारे पास जो है सही ऑप्शन हो जाता है। टेक्निकली आप ये भी बोल सकते थे ये बुक्स भी तो नहीं लिखी है, हाँ ये बिल्कुल सही है कि ये दोनों बुक्स जो है वो बिल्कुल भी आपस में मैच नहीं कर रही है, सिर्फ पहली दो बुक्स जो है वो आपस में मैच कर रही है। लेकिन फिर भी अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि पहला जो है वो ए स्टेटमेंट जो है आई से मिल रही है, ए जो है आई वो एक ही जो ऑप्शन में मिल रही है, यानी ऑप्शन डी अगर आप देखें लॉजिकली देखें तो ये होता है। लेकिन अगर आप पूरे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जाएं तो ऑप्शन सी और जो ये डी वाला ऑप्शन हमारे पास था वो हमारे पास गलत दिया गया था। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जो हमारे पास एक अनबैलेंस जो ग्रोथ स्टोरी है उससे रिलेटेड जो सवाल था। जो हमारे पास ये अनबैलेंस्ड जो ग्रोथ एक थ्योरी है, अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी जो है वो हमारे पास जो है प्रोफेसर हिर्शमैन ने जो है वो दी है। ये भी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है प्रोफेसर हिर्शमैन, उन्होंने जो है ये अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी जो है वो दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज अपने देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना चाहती है तो उन्हें जो है उन इंडस्ट्रियल सेक्टर पे या उन इंडस्ट्रीज पे जो है वो फोकस करना चाहिए जिनका फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड लिंकेजेस दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये जो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी थी जिसे जो है वो प्रोफेसर हिर्शमैन ने दिया है, ये थ्योरी कहती है कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहती है तो उन्हें वैसे इंडस्ट्रियल एरियाज पे या वैसी इंडस्ट्रीज पे फोकस करना चाहिए जिनका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस जो है वो दोनों होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं क्या है, फॉरवर्ड लिंकेज होता है कि आपने किसी और जगह से कोई सामान लिया और उसको इंडस्ट्री में पहुंचाया, इंडस्ट्री से जो है फिर से वो यूज होने किसी और सेक्टर के पास चला गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अगर कॉटन इंडस्ट्रीज की, अगर हम बात करें कॉटन इंडस्ट्री की, अगर हम बात करते हैं तो कॉटन इंडस्ट्री के लिए फॉरवर्ड लिंकेज क्या है कि जो कॉटन हमारे पास जो है वो खेतों में पैदा हो रहा है, वो कॉटन जो है वो कॉटन इंडस्ट्री में जा रहा है, यानी इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड लिंकेज। और फिर कॉटन इंडस्ट्री में जो क्लोथ्स हमारे पास डेवलप हो रहे हैं उसका यूज जो है वो फिर कौन भी कर रहे हैं, उसका यूज फार्मर्स भी कर रहे हैं, उसका यूज और लोग भी जो है वो कर रहे हैं, यानी ये हमारे पास जो है वो बैकवर्ड लिंकेज जो है वो बन जाती है। यानी इसकी एक फॉरवर्ड लिंकेज भी होती है, जो कॉटन जो फार्मर उगा रहा है वो जो उसे किस में दे रहा है, कॉटन प्रोड्यूसिंग जो इंडस्ट्री में दे रहा है, और जब ये क्लोथ बन के हमारे पास आ रहा है तो फिर उसी क्लोथ को जो है फार्मर फिर से जो है उसको यूज जो है वो कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज, यानी एक फॉरवर्ड लिंकेज थी और एक उसकी बैकवर्ड लिंकेज थी। तो इसी तरीके की डेवलपमेंट स्टोरीज पे जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर ने बढ़ावा दिया कि उन सेक्टर्स पे आप फोकस करें, उन इंडस्ट्रीज पे फोकस करें जिनका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज भी जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स के साथ बना हुआ है। अगर हम बात करें कोर सेक्टर्स की, तो कोर सेक्टर में लगभग 8 इंडस्ट्रीज हमारे पास आती है। अगर हम बात करें किसकी, कोर सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें लगभग 8 इंडस्ट्रीज हमारे पास आती है, जिसमें हमारे पास आयरन एंड स्टील हो गया, हमारे पास उसमें सीमेंट इंडस्ट्रीज होती है, फर्टिलाइजर होती है, इस तरीके से हमारे पास काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो होती है। वैसे अगर हम बात में करें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो आयरन ओर पे जो है वो काम करते हैं, यानी वो हमारे पास एक फॉरवर्ड लिंकेज जो है बन जाती है कि जो ओर हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसका यूज जो है वो कहां हो रहा है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में हो रहा है। और उसके बाद जो टूल्स डेवलप हुए हैं उसका भी जो रोल है वो मशीन्स को बनाने में हो रहा है, वो मशीन जो है वो आयरन और एक्सप्लोरेशन में भी हेल्प कर रहे हैं,
वो मशीन जो है वो किसानों को भी हेल्प कर रही है, वो मशीन जो है वो अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोर सेक्टर्स हमारे पास होते हैं जिनकी जो है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज होती है डिफरेंट अदर सेक्टर्स के साथ। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो सेकंड स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट जो थी, द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ वाज एडवोकेटेड बाय प्रोफेसर हिर्शमैन, ये एक बिल्कुल सही स्टेटमेंट थी। द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्टेट्स दैट इन्वेस्टमेंट शुड बी फर्स्ट मेड इन सर्टेन कोर सेक्टर्स of the economy which has high degree of complementarity. Once the process of growth is initiated will spread to other sectors through forward and backward linkage. जो एक बिल्कुल सही स्टेटमेंट थी कि उन सर्टेन कोर सेक्टर पे फोकस करना चाहिए जो बाकी इंडस्ट्री के साथ भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उनका काफी ज्यादा जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज होता है। तो यानी अगर टेक्निकली देखें तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 की करेक्ट हो जाती है, यानी कि जो अनबैलेंस थ्योरी जो थी दी गई थी प्रोफेसर हिर्शमैन के द्वारा, वो एक सही स्टोरी जो है वो दी गई थी। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ जो था पॉपुलेशन पॉलिसी से रिलेटेड, कि भारत की जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन पॉलिसी थी वो कब आई थी। भारत की जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन पॉलिसी थी वो 16 अप्रैल 1976 में आई थी। ठीक है, भारत की जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव जो पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी वो हमारे पास 1976 में आई थी, फॉर्म में थी। अगर हम बात करें पॉपुलेशन, इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में, तो कुछ पर्टिकुलर गोल थे। जैसे अगर आप देखें कि जो विमेन है उनके लिए मैरिज एज को 18 करना, मेन हो गए उनके लिए मैरिज एज को 21 करना, ये सभी चीजें जो है वो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन पॉलिसी से आई है। अगर हम बात करें तो बर्थ कंट्रोल के लिए मॉनेटरी इंसेंटिव्स की बात करेगी कि कैसे जो है वो बर्थ कंट्रोल किया जाए, उसके लिए जो है वो मॉनेटरी इंसेंटिव्स देने की जो है वो काफी ज्यादा बात करेगी कि मॉनेटरी इंसेंटिव्स के द्वारा जो है वो बर्थ कंट्रोल जो है वो किया जाएगा। स्पेसिफिकली जो फोकस था वो फीमेल की लिटरेसी बढ़ाने पे भी था, फीमेल लिटरेसी प्रमोट करने पे भी इसका फोकस था। और इस लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल मेथड को जो है वो क्या किया गया कि इनको जो है वो प्रमोट करके जो है वो फीमेल की लिटरेसी जो है वो बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन पॉलिसी थी जो 1976 थी, जिसका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि जो विमेन की मैरिज एज 18 करी गई और मेन की 21 करी गई, ये भी जो है इसी प्रोसेस से हमारे पास निकल के आया है। बर्थ कंट्रोल के लिए मॉनेटरी इंसेंटिव्स की बात हुई, फीमेल लिटरेसी को बढ़ाने की बात हुई फॉर्मल थ्रू इनफॉर्मल मेथड से। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पे भी फोकस किया गया था कि लोगों को लिटरेट किया जाए, उनको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी दी जाए, एक्सेस टू रिसोर्सेज बेहतर की जाए। तो ये सभी काम जो थे वो पहली पॉपुलेशन पॉलिसी जो आई थी वो उसके थे, जो 16 अप्रैल 1976 को हमारे सामने आए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और ये स्लाइड जो है हमारे पास जो है वो पूरा फैक्चुअल डाटा पे जो है ये स्लाइड हमारे पास ये सवाल हमारे पास था, जिसमें हमारे पास जो है अगर हमें 2011 के सेंसस की जानकारी होती तो हम जो है उस सेंसस की जानकारी से इन सवालों को जो है वो निकाल सकते थे। अगर हम बात करें सेंसस 2011 की, तो सेंसस 2011 कहता है कि भारत में जो एडल्ट हमारे पास जो एडल्ट सेक्स रेशियो है, जो हमारे पास एडल्ट सेक्स रेशियो है वो 943 है। जो हमारे पास चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 918 पर 1000 मेल्स है, यानी इसमें 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है। 918 जो है वो गर्ल चिल्ड्रन है कंपेयर टू द 1000 मेल चिल्ड्रन। हमारे पास जो है वो गर्ल चिल्ड्रन और हमारे पास जो बॉयज चिल्ड्रन है उसके बेसिस पे ये सवाल था। हमारे पास जो चीजें आती है इसके अलावा अगर देखा जाए इस सेंसस के अकॉर्डिंग, यानी सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास केरला है वहां पे जो है वो सबसे अधिक सेक्स रेशियो पाई जाती है, और वो कितनी पाई जाती है 1084, यानी केरला में जो है 1084 महिलाएं जो है वो 1000 पुरुषों पे है। अगर हम पुअर स्टेट देखें तो सबसे पुअर जो हमारे पास स्टेट है वो हरियाणा है। हरियाणा का जो सेक्स रेशियो था वो 877 था, यानी हरियाणा में जो है 877 महिलाएं जो है 1000 पुरुषों पे है। अगर हम यूटीज की बात करें, यूनियन टेरिटरीज की बात करें, तो 2011 सेंसस के मुकाबले अगर हम देखें, अनुसार देखें, तो पुडुचेरी में जो है वो सबसे अधिक सेक्स रेशियो थी, जो की थी 1038, यानी पुडुचेरी की जो सेक्स रेशियो थी 1038 थी, यानी वहां पे जो है 1038 महिलाएं जो 1000 पुरुषों पे थी। और सबसे जो पुअर थी वो दमन एंड दीव में है, दमन एंड दीव में पाई गई। वहां पे कितनी पाई गई 618 जो है वो महिलाएं जो है 1000 पुरुषों पे पाई गई। अगर हम बात करें हरियाणा की सेक्स रेशियो की, तो अभी हमने बताया कि वो 877 है। अगर हम बात करें पंजाब की तो ये 893 हमारे पास है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो ये 908 है, और अगर हम बात करें बिहार की तो ये 918 है।
तो हमारे पास यही था कि हरियाणा हम लिख सकते थे 877, पंजाब हमारे पास था 893, ठीक है। उत्तर प्रदेश हमारे पास था 908 और बिहार हमारे पास था 918। यानी सवाल में पूछा गया था विद रेफरेंस टू द स्टेट्स मेंशन्ड अबव इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। यानी तो सबसे कम हरियाणा में हमारे पास है, फिर पंजाब में, फिर उत्तर प्रदेश में बिहार, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन ए जो है हमारे पास इसका सही जवाब होता। तो चलिए बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। पांचवा सवाल जो है आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पांचवा सवाल जो आंसर की भी आई है उसके मुताबिक भी जो है इसमें काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लेकिन हम जो है प्योर जो है वो स्टैटिक डाटा पे ये जो सवाल बेस्ड था। और स्टैटिक डाटा जो करंट का अगर हम देखें तो पूछा गया था परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन एज 65 इयर्स एंड अबव एज ऑफ इंडिया 2021 इज अराउंड 6.2%, जो कि गलत डाटा है, क्योंकि जो 2021 में ये अकॉर्डिंग टू द डाटा कि 2021 में जो पॉपुलेशन थी 65 ईयर एंड अबव की वो 6.8% है। और अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें एज कंपेयर टू 2021 की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 0.8% है। 0.98% का जो डाटा है ये 2017 का डाटा है। यानी 2017 में जो थी वो हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो भारत की थी वो 0.98% थी, लेकिन अगर हम 21 में देखें तो ये जो ग्रोथ डाटा है हमारे पास है या पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो हमारे पास 0.8% जो है वो बना हुआ है। यानी इसमें ऑप्शन 2 भी गलत है और ऑप्शन 1 भी गलत है, क्योंकि जो 6.2% नहीं है, जो पॉपुलेशन जो है 65 ईयर एंड अबव की उनकी जो है 6.8 है। यानी इसमें जो था ऑप्शन बी यानी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, जो इसका सही जवाब जो है वो बनता है। बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, जो हमारे पास इकोनॉमी सेक्शन का आखिरी सवाल है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और वो सवाल जो है आपकी जो है वो स्क्रीन पे दिख रहा है। और ये जो सवाल था हमारे पास जो है एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993 में है, उससे रिलेटेड सवाल था। ये सवाल क्या था, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 1993 में आई थी वो जनरली हेल्थ एंड वेलबींग पे जो है वो रिपोर्ट आई थी। जो हमारे पास वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आई थी वो हेल्थ एंड वेलबींग पे जो है वो रिपोर्ट आई थी। ये जो रिपोर्ट थी ये बताती है कि कैसे जो है वो हेल्थ हमारे पास, कैसे जो है वो हेल्थ हमारे पास जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये जो रिपोर्ट किस पे थी कि कैसे जो हेल्थ जो है हमारे पास वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकती थी। ये रिपोर्ट कहती है कि हमें जो है वो अवेयरनेस स्प्रेड करने की जरूरत है कि कैसे जो है हाउस होल्ड लेवल पे भी जो है वो हेल्थ को मेंटेन किया जा सके। हाउस होल्ड लेवल पे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कैसे जो है वो अवेयरनेस जो है वो जनरेट की जाए। इसके अलावा ये बात करी गई थी कि कैसे जो है वो पॉलिसीज ऐसी बनाई जाए। फोकस किस पे था कि ऐसी सरकार पॉलिसीज बनाए जो हेल्थ एंड वेलबींग, किसका, हेल्थ एंड वेलबींग जो है हमारे पास पुअर का, उसका ध्यान रखे। ठीक है, ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर सरकार का इन्वेस्टमेंट हेल्थ सेक्टर पे ज्यादा होता है, अगर सरकार का इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो हेल्थ सेक्टर पे ज्यादा होता है, तो जो सरकार के द्वारा टर्शरी केयर में पैसा लगाना पड़ता है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। टर्शरी केयर का मतलब हमारे पास क्या होता है कि अगर आप बीमार हो जाते हैं, आप अस्पताल में है, उस समय जो आपको केयर देने की जरूरत है उस पे जो एक्सपेंडिचर है वो सरकार का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी हम इसको जो है वो पॉइंटर को नीचे करके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इससे क्या हो जाएगा, सरकार का खर्चा जो है कम हो जाएगा। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993 बोलती है, जो हेल्थ एंड वेलबींग पे रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कहती है कि फोकस कहां पे होना चाहिए, हेल्थ पे होना चाहिए। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप प्राइमरी हेल्थ पे डालेंगे, प्राइमरी लेवल पे हेल्थ फैसिलिटी देने पे लगाएंगे, टर्शरी केयर में जितना पैसा लगता है वो आपका बच जाएगा। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हेल्थ एंड वेलबींग, ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए जो पुअर की हेल्थ एंड वेलबींग को बेहतर करे, और हाउस होल्ड लेवल पे भी अवेयरनेस स्प्रेड करने की जरूरत थी। इससे ना सिर्फ ये भी कहती है कि अगर हेल्थ अच्छी होगी तो ना सिर्फ स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ेगी बल्कि उनका लर्निंग लेवल भी जो है वो बढ़ता है। अगर आप हेल्दी हैं तो स्कूल में एनरोलमेंट भी बढ़ती है और उससे हेल्दी भी आप रहते हैं और आपका लर्निंग लेवल बढ़ता है। इसका मतलब था जो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन था वो आउटराइटली रिजेक्ट हमें करना पड़ता था, क्योंकि इसमें बोला गया है इट डिक्रीजेस द एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स। कैसे हो सकता है, अगर आप हेल्दी हैं तो आप स्कूल में आपकी एनरोलमेंट बढ़ेगी, क्योंकि आप जो बार बार जो बीमार हो रहे थे उस वजह से आपकी अब एनरोलमेंट नहीं घटेगी, और इससे क्या भी होगा, आपकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो इससे आप सीधा जो है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। इट रिड्यूसेस प्रोडक्शन लॉसेस कॉज्ड बाय द वर्क, ठीक है, कि जो प्रोडक्टिविटी में लॉसेस नहीं होगी क्योंकि वर्कर जो इल नहीं होगा। ये बिल्कुल एक सही स्टेटमेंट थी। इट परमिट्स द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट हैड बीन टोटली और नियरली
इनएक्सेसिबल बिकॉज ऑफ डिजीज के द्वारा जो नेचुरल रिसोर्सेज को इनएक्सेसिबल थे, इसका भी कोई मीनिंग जो है वो नहीं बनता था। लेकिन इट डिक्रीजेस फॉर अल्टरनेटिव यूज रिसोर्सेज दैट वुड अदरवाइज हैव बीन स्पेंट फॉर ट्रीटिंग इलनेस। जो आपको टर्शियरी केयर के लिए अदरवाइज पैसे देने पड़ते थे, वो अब आपको नहीं देने पड़ेंगे। यानी आपका 1 and 4th ऑप्शन जो इसका सही जो है वो हो जाता है। यानी आपको जो है ये रिपोर्ट कहती है कि अगर आप प्राइमरी हेल्थ में ज्यादा फोकस करेंगे तो टर्शियरी केयर के समय जो आपको पैसा देना पड़ता है वो देने की जरूरत, या टर्शियरी केयर के समय जो स्पेंड करने की जरूरत वो नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हमारे पास जो 6 सवाल हैं वो समाप्त होते हैं। आपका इस सेशन को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग चीजें जो है निम्बस अकेडमी आपके लिए लेके आ रहा है। आपने इस सेशन को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।